ऐसा ऐसे ले जाएगा देखा ना खड़ा 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 है। लाइट आ दिखा रहा है। थोड़ा सा बेटा ऐसा घुमा दो नेचुरोपैथी सेंटर के बारे में थोड़ा बोल दो माइक में। सभी लाइव आ रहे विद्यार्थियों का, अतिथि गणों का और योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे आपको विदित है, सूचना भी है कि आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा जो लाइव किया जा रहा है, विषय है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम किस तरह से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अभी टेस्ट हो रहा है। हेलो 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 इधर मत देखो। ठीक है माइक देखो। ये लाइव हो रहा है सर्वायुष प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र से बुरहानपुर, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित सर्वायुष प्राकृतिक चिकित्सा अखिल विश्व गायत्री परिवार बुरहानपुर के द्वारा रचनात्मक केंद्र गोलोक धाम में स्थित सर्वायुष प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग अनुसंधान केंद्र के द्वारा यह सीधा प्रसारण हो रहा है। मेरा नाम सचिन पाटिल है और आज हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते, इससे संबंधित लाइव सेशन प्रारंभ होने जा रहा है। अभी टेस्टिंग चल रही है, प्रॉपर वे में आवाज अधिकतम लोग जुड़े। मेरा निवेदन है कि जो भी लोग लाइव आ गए हैं, संस्था के लोगों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग शेयर करें। हमारे यहाँ के संस्था के परिजनों से भी निवेदन है कि इस लाइव सेशन को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिंक कॉपी करके। आइए देरी न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम प्रकृति का महामंत्र, गायत्री महामंत्र।
वेदों का महामंत्र गायत्री महामंत्र से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में मुझे यहाँ पर बुलाया गया है लाइव सेशन के लिए। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश एवं गायत्री परिवार के संयुक्त प्रयास से इस सेशन को आप देख पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि तपन सिसोदिया, सुनील राजपूत, हिम्मत वास्कल्य, मीनाक्षी राठौड़, शिवा यादव, प्रभु मीणा, दीपक लवंशी और नीता जोशी जी का कि वे मध्य प्रदेश और देश के अन्य लोगों जो स्वास्थ्य संबंधित योग, प्राकृतिक चिकित्सा, विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक चिकित्साओं के विशेषज्ञों को या बोले कि नवीन शिक्षकों को आप एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे को से साथ में जोड़कर हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। और छोटी छोटी चीज़ें होती है पर इनको करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और तभी जाके कुछ बड़ा काम हो पाता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को जोड़ रहे हैं। यहाँ की संस्था को भी आपने जोड़ा, सर्वायुष प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग अनुसंधान केंद्र पे। यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं, जहाँ से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, ये गौलोक धाम है और गौलोक धाम में 3 प्रकल्प पर ये संस्था काम कर रही है, जिसमें शिक्षा है, 320 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, 50 बेड का प्राकृतिक चिकित्सालय, जहाँ पर प्रति माह 20 से 25 और 1 से 6 में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगते हैं, जिसमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हम बीमारियों को ठीक करते हैं। तीसरा प्रकल्प है स्वावलंबन का, गौ आधारित स्वावलंबन, जहाँ पर हम गाय के गोबर, गाय के गोमूत्र और गाय के आध्यात्मिक पक्ष को विज्ञान सम्मत प्रचारित करते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह से गाय के द्वारा आय हो सकती है और अपनी जीविका हम अर्जन कर सकते हैं। चौथा प्रकल्प है पर्यावरण का, लगभग 15 पहाड़ियों को गोद लेकर वहाँ पर लगभग 3000 से लेकर 5000 पौधों का रोपण करके उनका पालन करना, उनकी सुरक्षा करना और उन्हें 5 साल तक बड़ा करना का एक प्रकल्प सामूहिक प्रयास किया जा रहा है। तो आइए इस संस्था के माध्यम से आज हम आप लाइव देखेंगे। यहाँ की हम आपको विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो है, जिसमें खास तौर पे प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करते हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का सम्मिलन करके हम किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। सर्वप्रथम में पहले हमको कोई भी सब्जेक्ट को प्रारंभ करने से पहले ये समझना होगा, थोड़ा सा बेटा क्लोजअप ले आओ। सर्वप्रथम हमको ये समझना होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, योग चिकित्सा क्या है और चिकित्सा क्या है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी मान्यताएं बन गई है या प्रचार किया जा रहा है जो भ्रामक है और जिसको समझने में लोग कुछ का कुछ समझ रहे हैं। यदि हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझे तो हम समझ पाएंगे। सर्वप्रथम हम जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे होंगे तो चिकित्सा को लेके जुड़ रहे होंगे कि किस तरह से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, किस तरह से मोटापा ठीक हो जाए, किस तरह से घुटने का दर्द ठीक हो जाए, किस तरह से हम बीमारी से मुक्त होकर एक स्वस्थ में दिनचर्या जिए, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि योग क्या है।
योग को हम समझने से पहले समझेंगे कि योग प्रारंभ कहाँ से हुआ था। योग को प्रारंभ किया था भगवान शिव जी ने, और फिर वहाँ से विभिन्न प्रकार के ऋषि महर्षियों और एक लंबी हजारों साल से सतत चलने वाली सनातन परंपरा से योग हमारे पास में आज पहुंचा है। उद्देश्य और योग क्या है? योग होता है, सामान्य शब्दों में जोड़ने का नाम योग बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। और योग का एक मूल उद्देश्य था, जिसको बोलेंगे बेसिक उद्देश्य, कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दे। आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है लोभ मोह अहंकार का, संस्कारों का, कर्माशयों का, उसको हम तिरोहित करके, उसको शुद्ध करके, उसके तत्व को शुद्ध करके हम अपनी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दे। ये मूल उद्देश्य था। सामूहिक उद्देश्य क्या है? सामूहिक उद्देश्य ये है कि हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करेंगे योग के माध्यम से, हम अपनी तकलीफों को कैसे दूर करेंगे, शारीरिक और मानसिक तकलीफों को कैसे दूर करेंगे। इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से योग को प्रचारित किया जा रहा है। दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है? प्राकृतिक चिकित्सा को जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब पंच तत्वों से जो प्रकृति बनी है, सृष्टि बनी है, जिसमें हम जीव जंतु भी रहते हैं, मनुष्य जगत भी रहता है, तो उसको प्रकृति बोलते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा क्या है कि हम किस तरह प्रकृति में जो भी चीजें स्वतः हो रही है, जो भी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, वो सब क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा है ना। जैसे सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, रात का होना, दिन का होना, पौधों का अपनी स्वतः अपनी हाइट को, अपनी प्रकृति को स्वतः बढ़ाना, मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य का मरना, और मनुष्य का जन्म से लेकर बच्चा होना, बच्चे से फिर जवान होना, जवानों से वृद्ध होना, ये सब स्वतः हो रहा है। इसको संचालित करने के लिए किसी भी तरह की कोई चीज नहीं की जा रही। एक घड़ी ला देना बेटा। और प्राकृतिक जो हमारे शरीर में जो भी घटनाएं या संचालन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? प्राकृतिक रूप से हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हृदय क्या हो रहा है? प्राकृतिक रूप से धड़क रहा है। हमारे पेट में चलने वाली पाचन क्रिया प्राकृतिक रूप से हो रही है, स्वतः संचालित हो रही है। किडनियां स्वतः संचालित हो रही है। हमको नींद प्राकृतिक रूप से आती है, हमको थकान प्राकृतिक रूप से आती है, हमारे चेहरे पे मुस्कान प्राकृतिक रूप से आती है ना। हमारा शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही है, वो सब प्राकृतिक रूप से चल रही है। उसको संचालित करने के लिए किसी भी तरह की कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, प्राकृतिक चीजों का उपयोग होना चाहिए। हमारा शरीर औषधियों से नहीं बना है, हमारा शरीर दवाइयों से नहीं बना है कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो हम उससे ठीक करेंगे। जैसे प्रकृति के अंदर सभी चीजों को प्राकृतिक तत्वों से ठीक किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा इस चीज को समझने का, समझाने का आपको, कि प्रकृति के तत्वों को समझना चाहिए हमको। प्रकृति के तत्व, मूल तत्व कौन से? मिट्टी है। प्रकृति का मूल तत्व क्या है? वायु है, अग्नि है, आकाश है और पानी है। ये 5 वस्तुओं के माध्यम से हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। अब मूल उद्देश्य क्या है कि पहले जो योग का उद्देश्य था कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना, तो कई तरह के योग विद्याओं को प्रचलन में लाया गया। योग विद्याओं में सबसे पहले भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और साथ में हठ योग है। तो जो प्रचलन में आपको दिखता है योग, मतलब हठ योग हुआ। अब हठ योग में कई सारी क्रियाएं होती है, जिसमें नेति, धोती, बस्ती, नोली, ताटक, कपाल भाती, योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि आदि अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। अलग अलग हमारी प्राचीन साहित्यों में इसका अलग अलग वर्णन दिया गया है, जिसमें घिरण संहिता है, हठ प्रदीपिका है और शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है। इनमें अलग अलग वर्णन किया गया है, पर उसमें चिकित्साओं का बहुत कम वर्णन किया गया कि इससे ब्लड प्रेशर ठीक होगा, कब्ज ठीक होगा। उससे तो आत्मा और परमात्मा के वर्णन किया गया है। पर सामूहिक उद्देश्य ये हुआ कि इसको चिकित्सा के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। तो चिकित्सा के रूप में एक ही योग विद्या को हम लेके आ सकते हैं, जिसका नाम है हठ योग। हठ योग में आप देखेंगे, जब घृण संहिता को पढ़ेंगे
हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो इन दो मूल ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये देखने में आता है कि आसन करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले, ध्यान करने से पहले सबसे पहले शरीर को शुद्ध किया जाए। और सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है सब लोगों से कि लोग डायरेक्ट आसन करते हैं, डायरेक्ट प्राणायाम कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही प्रेशराइज करके हमारे मूल ग्रंथों में कहा गया है कि पहले आप शरीर को शुद्ध कीजिए षट कर्म के माध्यम से। नेति, धोती, बस्ती, नोली, ताटक, कपाल, भाती, ये 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम जल तत्व के माध्यम से, वायु तत्व के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। और शरीर को शुद्ध करके इस शुद्ध शरीर के माध्यम से हम आसन करेंगे और प्राणायाम करेंगे तो हमको पूरा लाभ मिलेगा। और यदि प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा को मिलाकर शुद्धिकर्म किया जाए तो शरीर की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, सरल होने लगती है, सहज होने लगती है और शरीर के अंदर की जो टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो शरीर जब गंदगी से मुक्त होगा, टॉक्सिन्स से मुक्त होगा, हमारा पेट पूरा मल रहित होगा, हमारा रक्त पूरी तरह से शुद्ध होगा, तभी हम आसन करने के योग्य बन पाएंगे। अभी एक भ्रामक प्रचार है, एक भ्रामक भ्रांति है कि हमको सिर्फ योग करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। बहुत ही प्रेशराइज करके घृण संहिता में हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि यदि आप डायरेक्ट आसन करते हो या डायरेक्ट प्राणायाम करते हो तो आपको व्याधियां हो सकती है, प्राण घातक व्याधियां हो सकती है। तो मेरा निवेदन है योग करने और कराने वालों को, है ना, योग का प्रचार करने वालों से निवेदन है कि आप शरीर को शुद्धि पे भी ध्यान दीजिए। शरीर का शुद्धिकरण करके यदि आप योग करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं विगत 15 सालों से योग करा रहा हूँ, है ना, पर योग करने से पहले मैं लोगों को शरीर शुद्ध करता हूँ और शुद्ध करने के लिए मैं 5-5 दिन के यहाँ पर शिविर लगाता हूँ। देश भर में अलग अलग स्थानों पर हम बड़े बड़े शिविर लगाते हैं जिसमें 100 से 200 लोग रहते हैं, 300 लोग रहते हैं। और जब उनका शरीर शुद्ध होता है तो शरीर में हल्कापन आता है। जब पेट खाली होता है तो शरीर में हल्कापन आता है। रक्त शुद्ध होता है तो शरीर के ज्वाइंट के जो दर्द होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद में हम कठिन आसन कराए और फिर उसके बाद में हम शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करके योग की जो वास्तविक लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना प्राकृतिक चिकित्सा के योग को करना या बिना षटकर्म के योग को करना एक प्रकार से योग को बदनाम करने जैसा है। हो सकता है कि हाँ, बिना आसन, बिना शुद्धिकरण किए, बिना प्राकृतिक चिकित्सा किए योग करने से लाभ मिलता है, पर समझ लो कि 10 लोगों ने बिना प्राकृतिक चिकित्सा किए, बिना षटकर्म किए योग किया और उसमें से 5 लोगों को लाभ मिला और 5 लोगों को तकलीफें हुई, परेशानियां हुई या उनकी तकलीफें बढ़ी, तो तकलीफों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि पहले योग को भ्रामक प्रचार करके योग को एक नहीं करने का उद्देश्य बताया कि योग मत कीजिए, योग करने से ऐसा होता है, वैसा होता है। कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। तो इन भ्रांतियों को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये होगी थ्योरी। तो मैं आपको एक कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिसके माध्यम से शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। वो सरल चीजें है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा के जो षटकर्म की जो क्रिया है वो बहुत सरल है, जिससे शरीर को हम शुद्ध कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का जो मूल उद्देश्य है शरीर में उपस्थित गंदगी, और योग चिकित्सा के जो षटकर्म का जो उद्देश्य है उसका भी यही उद्देश्य है कि शरीर में उपस्थित गंदगी को बाहर निकाला जाए। तो ये जो मूलभूत बीमारियों के कारण है, जब तक उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि ब्लड प्रेशर सही होगा, हमारा मोटापा सही होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी सही होगी, श्वास, दमा, अस्थमा ठीक होगा, जोड़ों का दर्द ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा। जब शरीर के अंदर गंदगी को ही हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से फैलाएंगे तो वो बढ़ना है, ना कि घटना है। तो आइए आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमको ये समझना होगा कि गंदगी शरीर में कहाँ कहाँ रहती है। सबसे ज्यादा गंदगी कहीं पे होती है तो वो पेट के अंदर होती है ना। आपको पता होगा कि मुंह से लेकर मल द्वार तक हमारे जो आते हैं वो कितने फीट की होती है? 32 फीट के लगभग होती है। और इन 32 फीट की आंतों के अंदर अभी तक हमने कितना सारा अनाज खाया होगा, कितनी सारी
तेल खाया होगा, मैदा खाया होगा, चावल खाए होंगे, बेसन खाए होंगे, अनगिनत खाद्य पदार्थों को हमने अपने शरीर के अंदर डाला और अभी तक उसकी सफाई नहीं करी, शुद्धिकरण नहीं किया, है ना। महर्षि गृहण बताते हैं कि जब तक हम वारिसार धोती के माध्यम से, दंड धोती के माध्यम से, वस्त्र धोती के माध्यम से शरीर को शुद्ध न कर लो, तब तक किसी भी तरह की आसन नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे कि हम अपने पेट की अंदर की आंतों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो योग में एक बहुत अच्छी क्रिया है जिसका नाम है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन करके ही आप अपने शिविरार्थियों को, अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को योग कराए। और जो लोग अभी लाइव सेशन में आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप कम से कम 6 महीने में एक बार शंख प्रक्षालन की क्रिया जरूर करें। शंख प्रक्षालन करने के लिए आप किसी योग विशेषज्ञ से मिलकर या किसी प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र में आकर या यहाँ भी 23 तारीख के दिन और 4 तारीख के दिन यहाँ पर हम शंख प्रक्षालन कराते हैं। तो उसमें आप आकर भाग लेकर शरीर के अंदर की पेट की गंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो पेट की गंदगी को ठीक करने के उद्देश्य से ही ये शंख प्रक्षालन की क्रिया की जाती है। और एक सरल उपाय मैं बता रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे एक योगाचार्य विकास भैया वो आएंगे और आपको कुछ आसन करके दिखाएंगे जो आप सिर्फ रोज कीजिए। और रोज करने के साथ में आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा को साथ में मिलाकर जब इसको करेंगे तो देखेंगे कि सुबह जब उठेंगे तो उठते से हमको क्या करना चाहिए कि जल चिकित्सा करना चाहिए। रात भर में हमारे मुंह में जो माउथ एसिड इकट्ठा होता है ऊपर, रात भर में हमारे शरीर में जो माउथ एसिड इकट्ठा होता है तो वो एसिड को साथ में यदि हम आधा लीटर पानी मिला ले और ये आधा लीटर पानी मिलाकर यदि हम 3 आसन करते हैं, आधा लीटर पानी पीकर 3 आसन करते हैं तो हमको कब्ज, गैस, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, तनाव, चिंता और सर्वाइकल पेन में हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। पर हम क्या करते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ उषापान करते हैं और उषापान करके सोचते हैं कि हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। और उषापान के साथ में यदि पेट के अंदर हम पानी को संचालित करें योग की क्रियाओं के माध्यम से तो पेट इतना बढ़िया से साफ होगा और जब पेट साफ तो सब रोग माफ। तो देखेंगे कि पानी किस तरह से पीना है, हमारे योगाचार्य है आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से पानी उकड़ बैठ के पिए। आप हो सके तो अपने पंजों के बल और चेहरे एड़ी के बल में बैठकर आराम से एड़ी को भी टिका दीजिए और आराम से बैठकर इस तरह से पानी पीजिए। ये हमारी प्राकृतिक क्रिया है, उस आसन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। पर बहुत से लोगों को पेट निकला है, घुटना दुखता है तो वो लोग सामान्य पद्मासन में बैठ के भी, नॉर्मल सुखासन में बैठ के भी आप पानी पी सकते हैं। ये भी घुटने नहीं मुड़ते हैं तो पैरों को आप लटका कर पानी पिए, ठीक है। इस अवस्था में खड़े खड़े नहीं पानी पीना है, हमेशा बैठ कर ही पानी पीना है। जब आप पानी पी ले तो पानी पीते समय एक विशेष चीज का ध्यान दे कि पानी को आप धीरे धीरे पिए। पानी को जब धीरे धीरे पिएंगे तो उसमें लार मिलेगी और रात भर के जो माउथ एसिड है वो भी उसके साथ में मिलेगा। फिर आप पानी पीने के बाद में लगभग 5 मिनट लगाए पानी पीने के लिए, धीरे धीरे घुट घुट कर पानी पिए। फिर आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद में आप देखेंगे इस तरह से खड़े हो जाइए और 3 आसन करना है आपको, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये शंख प्रक्षालन के प्राथमिक आसन है। जब इसको आप करेंगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा। हर आसन को 5 बार करना है। मैं यहाँ पर कुछ हल्के से 2 बार करके दिखाऊंगा तो लगभग 5 से 7 बार भी इसको आप कर सकते हैं। तो पहला आसन है ताड़ासन। देखो कैसे करते हैं। पानी पीने के बाद में इस आसन को करेंगे, दोनों हाथ सर पे रखेंगे, हाथों को पलटाएंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। खींचिए, आप देखेंगे कि एड़ी भी ऊपर उठाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाओ। पूरा एड़ी उठाएंगे, पूरे शरीर को कमर से खींचेंगे और ऊपर शरीर को पूरा खींचेंगे। इस अवस्था में क्या होता है कि जो हमने पानी पिया है वो पानी पेट के अंदर का जो पानी है उसके नीचे वाल लगा रहता है, स्टमक के नीचे पैलवी के वाल खुल जाता है और वाल खुल के हमारे डियोडिनम में, छोटी आंत में और बड़ी आंत की तरफ जाता है। तो इस आसन को कितनी बार करना है? 5 बार करना है। फिर रिलैक्स करेंगे, लगभग 10 तक गिनते हुए इस आसन को करना है। देखेंगे किस तरह से करेंगे। ऊपर उठाइए। जो लोग लाइव है वो लोग भी इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ये एक बार हुआ। ऐसा लगभग हमको कितनी बार करना चाहिए? 7 से 8 बार इस आसन को सुबह सुबह पानी पीने के बाद में करना चाहिए। पानी पीने से पहले
किसी भी तरह का कोई मंजन, कोई ब्रश ना करे, रात भर में जो बासी मुंह पानी पीना है। दूसरा आसन सीखेंगे, उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में गैप करेंगे, लगभग कंधों के बराबर गैप, हाथ सर पे रखेंगे, हाथों को पलटा कर सर पे रखेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरे शरीर को उसी तरह से खींचेंगे। इसमें एड़ी नहीं ऊपर उठाना है, सिर्फ कमर को ऊपर खींचना है। गलती इसको करने के लिए लोग ये करते हैं कि बीच में खिंचाव नहीं देते, तो बीच में भी खिंचाव देना है आपको। जब बीच में आप खिंचाव देंगे तो यहाँ से लेकर, कमर से लेकर यहाँ तक भी आपको खिंचाव देना है और 5 तक गिनती गिनना है। 1 2 3 4 5, पूरा श्वास खींच के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचना है। वाल खुलेगा, पानी बहेगा। फिर आपको सबसे पहले उल्टे हाथ तरफ झुकना है, तो ये इस तरह से झुकना है आपको, ताकि जो पानी डियोडिनम में गया है, जहां पर पेंक्रियाज और पित्ताशय की ग्रंथि जुड़ी होती है, वहां पर पानी जाकर रुकेगा और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। जब दूसरी तरफ जाएंगे तो पानी छोटी आंत की तरफ जाएगा। इस तरह से पानी का घर्षण करेंगे हम आंतों की आंतरिक परतों के ऊपर, जहां पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त, पेंक्रियाज से निकलने वाला पेंक्रेटिक जूस और स्टमक में रात भर का जो HCl इकट्ठा हुआ है और मुंह के अंदर की जो लार है वो मिलकर और पानी मिलकर अंदर की पूरी सफाई हो रही है। ये एक बार हुआ। अब इसको हम सिस्टमेटिक करने का प्रयास करेंगे, तो काउंटिंग के साथ में कोई भी आसन करे। तो ऊपर खींचा, 5 तक गिनती गिनी, 1 2 3 4 5, झुकेंगे दूसरी तरफ, बाई तरफ, श्वास पूरी खाली करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर श्वास खींचेंगे, ऊपर खिंचाव देंगे, 1 2 3 4 5, झुकेंगे दूसरी तरफ जाएंगे। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। ये दूसरे नंबर का आसन क्या? इस आसन का नाम है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के बाद में जब पानी कहाँ पहुंच जाएगा इस अवस्था में, जो रात भर में आपने माउथ एसिड, पेंक्रेटिक जूस और इसको मिलाकर जो उषा पान किया, वो पानी अब कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत में पहुंच गया है। छोटी आंत में मतलब ये छोटे वाले हिस्से में जब जेजेनियम और इलियम रहती है, तो वो उस पानी को हमको क्या है कि छोटी हाथ में पहुंचने के बाद में उसको, जैसे हम कपड़े को किस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर धोते हैं, उसी तरह से हाथों को भी रोज धोना चाहिए। तो देखेंगे कटी चक्रासन कैसे करते हैं, तो देखेंगे हमारे विकास भैया को किस तरह से कटी चक्रासन करते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, तो प्राथमिक और पहला तरीका आपको बता रहे हैं। कटी चक्रासन प्रारंभ करें। ये आप सब लोग करते हैं, पर इसको कब करें? सुबह पानी पीने के बाद में इसको आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको कभी त्रिफला चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कायम चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी तरह की उत्तेजक औषधियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेट साफ करने के लिए। आप पानी तो पीते ही हो, पानी यदि गुनगुना रहे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप सामान्य पानी, तांबे में रखा हुआ पानी भी आप पी सकते हैं। शीतकाल में पानी ठंडा हो जाता है, तो आप पानी को थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म कर ले, तो पानी को शरीर में रोटेट होने में, शरीर में घूमने के लिए पानी बहुत अच्छा हो जाता है। बस आप ये 3 आसनों को करेंगे और 3 आसन को, इसी को हम कटी चक्रासन दूसरी वेरिएशन में भी करेंगे। दूसरा वेरिएशन देखेंगे आप, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लेंगे और डायनेमिकली करेंगे बिना रुके। 1 2, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से हमारे पेट को, यहीं पे रहो, किस तरह से हमारे पेट को ठीक कर सकते हैं, पेट की गंदगी को ठीक कर सकते हैं रेगुलर। जैसे हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, धुले हुए बर्तनों में भोजन करते हैं, उसी तरह से साफ आंतों के अंदर, शुद्ध आंतों के अंदर ही हमको क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। साफ आंतों के साथ में ही, खाली पेट के साथ में ही हमको आसन करना चाहिए। यदि आपका पेट जिस दिन साफ नहीं हुआ है और जिस दिन आपके मोशन अच्छे से नहीं हुए, उस दिन आप आसन भी न करें और प्राणायाम भी ना करें। उस दिन क्या करें? उस दिन कोशिश करें कि हम पेट को कैसे साफ कर सकते हैं। यदि पेट में मल चिपक रहा है, पेट में मल चिपक कर बाहर नहीं निकल रहा है और आपको बाहर निकालने के लिए उसको 15-20 मिनट लग रहे हैं, तो आपको क्रॉनिक कब्ज है।
पेट से मल निकलने के लिए मात्र 1 से 2 मिनट लगना चाहिए। 1 से 2 मिनट में यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है रेगुलर में, तो आप आसन प्राणायाम मत कीजिए। सर्वप्रथम सोचिए कि हमारा पेट प्राकृतिक रूप से कैसे साफ हो। जैसे दूसरे जीव जंतुओं का पेट किस तरह साफ होता है, मात्र उनको कुछ सेकंड लगते हैं पेट साफ करने के लिए, और हमको लगभग 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। इसीलिए हमारे पेट में हमेशा मल जमा रहता है। और इस जमे हुए मल के साथ में कपालभाति करना, प्राणायाम करना और हेवी एक्सरसाइज करना शरीर की एनर्जी, मतलब शरीर की एनर्जी को कम करने के जैसा है। तो पेट की गंदगी को कैसे साफ करना, मैंने सबसे पहले आसन बताया। अब दूसरा मैं बता रहा हूं कि पेट के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, मिट्टी लगा सकते हो। लेट जाइए, तो देखेंगे कि किस तरह से हम पेट के ऊपर मिट्टी लगा सकते हैं। तो मिट्टी खोल के रखिए क्या कहीं में, हाँ। तो ये देखेंगे कि इसको ऊपर कर लो बेटा, पास में लाना बेटा पानी के थोड़ा सा, हाँ। आप देखेंगे कि जो पेट होती है, जो पेट होता है, ये पेट के अंदर ही हमारी सभी मेन ऑर्गन्स होते हैं जो पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं, पूरी बॉडी को संचालित करते हैं, और पूरी बॉडी का संचालन लगभग यहीं से होता है। यदि पेट साफ तो सब रोग माप की परिकल्पना की गई है। तो आप देखेंगे कि इस हाथ पे यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर पेंक्रियाज होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी आंत होती है, यहाँ पर आपका मूत्राशय होता है और ब्लैडर होता है, मतलब लगभग दोनों किडनियां भी पीछे की तरफ होती है। यहाँ पर डायफ्राम लगा होता है, और यहीं से पूरे ब्लड का जो बोलेंगे पूरे शरीर का जो केंद्र बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, वो नाभि के पास में होता है। अब क्या होता है कि हम मैदा खाते हैं, बेसन खाते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार की ऑयली चीजें खाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि ये पेट के अंदर, आंतों के अंदर मल जम जाता है, और ये मल जमने के कारण आंतों के अंदर जो एक ऊर्जा बननी चाहिए प्रॉपर वे में, शरीर की कैलोरी बननी चाहिए, वो प्रॉपर वे में नहीं बनती है और सड़ती है, और सड़न से गैस बनती है जो ऊपर की तरफ जाती है। सड़न से जब गैस बनती है तो वो एसिड को नीचे नहीं आने देती है, और अपर लेवल पर एसिडिटी भी होती है। और जब एसिड, हम भोजन कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कभी नहीं कैसे करते, टाइम पे नहीं करते, जब भूख लगी तब नहीं करते, जब भूख नहीं लगी है तब भोजन करते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि पेट में एसिड भी बढ़ जाता है, और वहां पर अल्सर हो जाता है, पेट में गर्मी बढ़ जाती है। माता बहनों को यदि पेट में गर्मी बढ़ती है तो इनको लिकोरी का समस्या होती है, मासिक धर्म की अनियमितता होती है। पुरुषों में पेट में गर्मी बढ़ती है, उनको धातु रोग की समस्या होती है, और शरीर में एक थकान जैसी बनी रहती है, शरीर में ऊर्जा नहीं आती है, उमंग नहीं आता है, उत्साह नहीं आता है। तो कारण एक ही है कि पेट में गर्मी बढ़ी है। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सहज तरीका है कि किस तरह से हम अपने शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ नहीं करना है आपको, इस हिस्से में आपको चारों तरफ क्या लगाना है, मिट्टी लगानी है। इस अवस्था में यहाँ पे पट्टी बना के आपको मिट्टी लगानी है। तो देखेंगे कि पट्टी आपको दिखाएंगे अभी हम कि किस तरह से हम मिट्टी का उपयोग करेंगे। देखिए हमारे प्राकृतिक चिकित्सक आपको अभी मिट्टी कैसे लगाते हैं पेट के ऊपर, उसकी पूरी क्रियाओं को बताएंगे। तो पेट का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला, इस हिस्से में हमको क्या करना है कि मिट्टी लगानी है यहाँ पे। तो किस तरह से मिट्टी बनाई है आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा नीचे खसका ले इसको हल्का सा, और ये जो पेड़ू बोलते हैं इसको, नाभि के नीचे वाले जो 3 इंच के जो हिस्सा होता है इसको पेड़ू बोलते हैं, और ये 3-4 इंच हिस्सा होता है ये लीवर और पेंक्रियास को कवर करेगा। तो किस तरह से मिट्टी लगानी, देखो इस तरह का मलमल का कपड़ा ले लीजिए आप, और यहाँ पर इस तरह से मिट्टी आपको रखना है। ये देखेंगे ये इस तरह की मिट्टी होती है। ये मिट्टी आप शुद्ध मिट्टी ले सकते हैं। पहले प्राकृतिक चिकित्सा को हम बोलते थे कि हम सामान्य मिट्टी ले सकते हैं, खेत की मिट्टी ले सकते हैं, पर खेत की मिट्टी में सब यूरिया और कीटनाशक मिल गया है। तो दीमक का जो घर होता है, टीले बनते हैं, उसे दीमक के टीले को लाए, छान ले और इस तरह से उसको घोल ले। घोलने के बाद में आप इस तरह के मलमल के कपड़े में उसको रख लीजिए ठंडा करके। कपड़ा गीला होना चाहिए, सूखा है। हम लाइव सेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन बता रहे हैं। इस तरह से मिट्टी का एक मड बैग रखिए आप। क्या होगा इस अवस्था में, लगभग 30 से 45 मिनट इस मिट्टी को आप पेट पे रखिए, और पेट पे रखने से क्या होगा कि पूरे शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। अतिरिक्त गर्मी, वहां पर जो रुका हुआ मल है, वो रुका हुआ मल, हाथों से चिपका हुआ मल छूट जाएगा हाथों से, और पेट साफ होने लगेगा।
माता बहनों की लिकोरिया की समस्या, मासिक धर्म की अनियमितता है, धातु रोग की समस्या है, और पेट के अंदर किसी भी तरह का दर्द हो, किसी तरह की स्वेलिंग हो, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। आपको अल्सर है, आपके अपेंडिक्स में सूजन आ गई है, आपको बवासीर है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, ये इससे ठीक हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रिया है। आप यदि इसको हटा दो बेटा, इसको आप यदि पेट की एक नेपकिन आता है, मोटा सा नेपकिन, नेपकिन को गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद में उसको यहाँ पे रख लीजिए, उस तरह से ऊनी कपड़ा, हाँ इस तरह का ऊनी कपड़ा लीजिए, खोलो उसको, बस थोड़ा सा खोल लो, हाँ ऊनी कपड़ा लीजिए और गीले कपड़े के ऊपर ऊनी कपड़ा रख दीजिए। तो वो जो ऊनी कपड़े में जो जल तत्व रहेगा वो भी आंतों को क्या करेगा, पूरी गर्मी को खींच लेगा, है ना। खास तौर पे महिलाओं को जब पेट में गर्मी बढ़ती है, वह डिस्चार्ज होता है, और पुरुषों को धातु रोग की समस्या होती है, धातु गिरता है, तो शरीर के अंदर गंदगी पूरी जो हमारी एनर्जी है वो पूरी निकल जाती है। कहते हैं ना कि योग में कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में बैठी है, तो वो यही शक्ति होती है जो धातु रोग के साथ में, लिकोरिया के साथ में बहती रहती है। मतलब जो एनर्जी का जो फ्लो ऊपर की तरफ होना चाहिए वो नीचे की तरफ बहता है, इसलिए शरीर में ऊर्जा नहीं आती है। और इस ऊर्जामय शरीर में ही प्राणायाम किया जाता है, ऊर्जामय शरीर में ही आसन किए जाते हैं, और ऊर्जामय शरीर में ही हम जो योग में कहने वाली जो प्राण शक्ति है उसका संचालन कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपका पेट के अंदर आधा किलो मर भरा पड़ा हुआ है ना, अपर लेवल पे एसिड भरा पड़ा हुआ है, और आंतों के अंदर मल चिपका हुआ है, और चिपकी अवस्था में हम कपालभाति कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, और हम विभिन्न प्रकार के पेट पर दबाव डाल रहे हैं आसनों के माध्यम से, तो मल को हम क्या कर रहे हैं, और उत्तेजित करके शरीर में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही प्रेशर करके और बहुत ही दबाव दे देकर शास्त्रों में कहा गया है कि पेट की शुद्धि पहले करना चाहिए, और पेट की बिना शुद्धि के किसी भी तरह के आसन और प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो निवेदन है सभी योगाचार्यों से और योग के हम आपको बताएंगे कि अब पेट की तो शुद्धि हो जाएगी, पर जो पेट की गंदगी हमारे शरीर के अंदर थी, तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि जब हमको भूख लगी तब हमने भोजन नहीं किया। पर शरीर को जब भूख लगती है तो वो सबसे पहले उसका जो सिस्टम है वो कहाँ पे जाता है, पेट में जाता है, कि वहां पर आपने कुछ पचा के रखा होगा, कुछ रस मिले होंगे भोजन से, तो रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाएगा। पर हम क्या करते हैं कि भूखे रहते हैं। तो इस भूखी अवस्था में पेट क्या करता है कि पेट में रखा हुआ जो मल है, या पेट में रुका हुआ जो मल है, या पेट में चिपका हुआ जो मल है, उसी का पाचन कर लेता है। और जब उसी का पाचन हो जाता है तो वो जो पचा हुआ जो रस रहेगा, गंदा विषाक्त तत्व हमारे रक्त में मिलकर संपूर्ण शरीर में घूमता है, और संपूर्ण शरीर में घूमकर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। आप देखेंगे कि हर तीसरे चौथे आदमी को क्या हो रही है, बोले किडनी स्टोन हो गया। किडनी स्टोन क्या हो गया, गॉल ब्लैडर में हो गया, किडनियों में हो गया, और वो रक्त और घूमते घूमते हृदय में कंटिन्यू जाता है, तो हृदय की नाड़ियों को ब्लॉकेज करता है। तो हमको रक्त की शुद्धि भी करना चाहिए, और रक्त की शुद्धि के लिए षट कर्म में तो बहुत कम चीजें दी गई है, पर रक्त की शुद्धि का एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है कि पसीना निकालना हमको। अब पसीना निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पसीना निकालने के लिए सबसे सरल उपाय, सबसे पहला तो हमको क्या करना चाहिए कि रोमकूपों को खोलना चाहिए। यदि हमारे रोमकूपों के अंदर से हमने पसीना नहीं निकाला, रोमकूपों को हमने कॉस्मेटिक लगा के रखा है, विभिन्न प्रकार की क्रीम लगाते रहते और इसकी मसाज नहीं करते और पसीना नहीं निकालते, तो ये रोमकूप बन रहेंगे। और पसीना जब शरीर में निकलने की अवस्था आती है, तो इस निकलने की अवस्था में पसीना यहाँ से नहीं निकलता है और हमारे अपर लेवल पे जाता है। अपर लेवल पे जाता है, या तो पेट में गर्मी बढ़ाएगा या सर में गर्मी बढ़ाएगा, जैसे सर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बनेगा, चर्म रोग होंगे, है ना। और शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, शरीर में एसिड बढ़ जाएगा, शरीर मतलब रक्त में एसिड बढ़ जाएगा। और जब रक्त में एसिड बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सर दर्द होता है, और शरीर में गर्मी पैदा होती है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो मेरा निवेदन है कि हफ्ते में लगभग 2 दिन पसीना निकालिए। पसीना निकालने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ। सबसे सरल तरीका, घर में एक बाल्टी लीजिए 20 लीटर की, और 20 लीटर की बाल्टी के अंदर गर्म पानी डालिए, अच्छा गर्म, तेज गर्म, और उसके अंदर नमक मिला दीजिए।
नमक मिलाने के बाद में उसमें अपने दोनों पैरों को डुबा दीजिए उसके अंदर पिंडली तक, और 2 गिलास पानी पी लीजिए ऊपर से गर्म, और ऊपर से कंबल ओढ़ लीजिए और सर के ऊपर ठंडा कपड़ा रख लीजिए। अब क्या होगा, थोड़ी देर में ठंडा कपड़ा क्यों, क्योंकि सर ठंडा रहना चाहिए कि संपूर्ण शरीर में गर्मी पैदा करेंगे हम। जब भी आप पसीना निकालने वाली कोई भी चिकित्सा लो, वो गर्म पाद स्थान हो, स्टीम बाथ हो या सन बाथ हो, तो सर के ऊपर ठंडा कपड़ा रखना बहुत जरूरी है। तो आप पैरों को जब गर्म पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सर पे ठंडा कपड़ा रहेगा, तो पैरों के अंदर जो ब्लड जाएगा वो गर्म होगा और फिर रोटेट होकर ऊपर आएगा, फिर ऊपर का ब्लड नीचे जाएगा, गर्म होगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसा रोटेट होता हुआ ब्लड हमारे संपूर्ण शरीर में नीचे से जाएगा, गर्म हो गया आएगा, नीचे से जाएगा, गर्म हो गया आ जाएगा। लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर पूरे शरीर का रक्त गर्म हो जाएगा। फिर आगे के जो 20 मिनट रहेंगे, 30 मिनट के बाद में 15 से 20 मिनट जो रहेंगे, 45 मिनट सेशन करना है आपको। तो आखिरी के सेशन में पानी को और गर्म करते रहना है आपको, हर 5-5 मिनट पानी को और गर्म करते रहना। तो क्या होगा कि आखिरी के सेशन में रक्त इतना गर्म हो जाता है कि आपने जो पहने हुए कपड़े रहते हैं वो पसीने से भीग जाते हैं पूरी तरह से, तो पूरे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। यदि आपको बुखार आ जाए, यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको चर्म रोग है किसी तरह का, और आप एक्सरसाइज करके आप पसीना नहीं निकाल सकते, तो सिंपल सा तरीका है, इस सिंपल से तरीके से आप पसीना निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं सन बाथ। तो आप क्या कीजिए कि पहले, सबसे पहले, अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, बारिश का समय, कभी भी आए तो कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने रोम कूपों को आप क्या कीजिए, सरसों के तेल से, तिल के तेल से या गाय के घी से आप मसाज कीजिए पूरी बॉडी के एक रोम कूपों को, और आप ऑयल मसाज कीजिए। मसाज वाला मसाज नहीं कि आप 2 घंटे मसाज कर रहे हो, नहीं, आप हल्की सी 10-15 मिनट तक अपने हाथों से ही मसाज कीजिए, किसी मसाजर की जरूरत नहीं है। आप स्वावलंबी चिकित्सा सीखिए और आप पूरे शरीर पर मसाज लगा, पूरा ऑयल लगा, अप्लाई कर लीजिए, अंडरवियर पे हो जाइए, और ऊपर से क्या कीजिए, धूप में लेट कर सर पे कपड़ा रखिए और कंबल ओढ़ के धूप में लेट जाइए। आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपके पूरे शरीर में पसीना बहने लगेगा। और यदि आप आधा घंटा नहीं लेटना चाहते हैं तो इस तरह की आप क्या कीजिए, पॉलीथीन लीजिए। ये पॉलीथीन देखेंगे आप, ये आपके इंदौर के ही डॉक्टर सोहन हुए हैं, प्राकृतिक चिकित्सक सोहन लाल जी करके, तो उन्होंने ये बढ़िया सिस्टम बनाया था, और सिस्टम को बहुत अच्छे से हम फॉलो करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बॉडी में आप अप्लाई कर दीजिए। इस तरह की आप चौड़ी थैली लीजिए प्लास्टिक की, ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट थैली आपको मिल जाती है मार्केट में, और दोनों तरफ से पैक है, और इसको आप हवा भर दीजिए इस तरह से इसके अंदर। और हवा भरने के बाद में क्या कीजिए कि इसके अंदर पूरे शरीर को अंदर देखो, इस तरह से आप, जैसे अभी तो कपड़े पहने हैं भाई साहब, तो इसके अंदर पूरे शरीर को घुसा दीजिए। देखो लेटेंगे, तो ये थैली को इस तरह से पूरा आप ओढ़ लीजिए, ठीक है। ओढ़ने के बाद में क्या कीजिए कि इसको पूरा ढककर इस तरह से लेट जाइए, किसी का सहयोग लेकर इसको पूरा पैक कर लीजिए, और पैक करने के बाद में इसको पूरा पैक कर लीजिए। फिर जैसे जैसे इसको सूरज की किरणें पड़ेगी, है ना, कपड़े पहन के नहीं करना है, ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, बिना कपड़े पहने, कम से कम अंडरवियर पहन के करें। और यहाँ पर आप एक नेपकिन रख दीजिए, नेपकिन ये वुलन का कपड़ा है, पर आप गीला करके नेपकिन इस तरह से सर के ऊपर रख दीजिए, और लगभग गर्मी के दिनों में मात्र 8-10 मिनट में पूरा आपका कम से कम पाव भर से लेकर मतलब 250 से 300 ml पसीना निकल जाएगा। और अच्छे से लेटेंगे तो आधा लीटर तक पसीना निकल जाता है पूरी बॉडी से। तो इस क्रिया को, पानी यहाँ पर बार बार आपको डालते रहना है, किसी तरह की इस तरह से पानी डालते रहना है, बहुत बढ़िया। तो ये आप इस क्रिया को आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये 2 तरीके मैंने बताए पसीना निकालने के लिए। एक तरीका और बताऊंगा मैं, अभी हम चलेंगे हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में, किस तरह से हम अपने घरों में छोटे छोटे से स्टीम बाथ के चेंबर आते हैं, उस तरह से हम किस तरह से घर के अंदर भाप स्नान करके अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। घर में जितने भी सदस्य रहे हमारे, उन सदस्यों को हमको क्या करना चाहिए कि हफ्ते में नियमित रूप से योग होते हैं, आसन होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के हमारे प्रकल्प है। ये एनिमा कक्ष है, तो एनिमा भी हमको लेना चाहिए। मैं एनिमा के बारे में बताऊंगा, किस तरह से हम एनिमा ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और हमारा दूसरा प्रकल्प है यहाँ पर, तो स्टीम बाथ का, जिसके मैं बताने के लिए आपको यहाँ पर
लेकर आया हूं। तो आप इस तरह का स्टीम बाथ का चेंबर अपने घर में कंस्ट्रक्ट करवा लीजिए, और कंस्ट्रक्ट कराने के बाद में इसको आप क्या कीजिए कि इस तरह का आप सेटअप बना लीजिए। और इस तरह के आपको रेडीमेड भी आते हैं स्टीम बाथ के चेंबर, और इसके अंदर आप इस तरह से बैठ जाइए, मतलब बॉडी में मॉलिश करने के बाद में इस तरह से बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद में ये थोड़ा सा हाइट वाला हो गया है, हम थोड़ा सा कम हाइट वाला पे बैठेंगे। ये देखो एडजस्टेबल भी लगा हुआ है, इसके अंदर हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कम हाइट वाला कोई व्यक्ति है तो इसको एडजस्ट करके हम इस तरह से करते हैं, और एक ज्यादा हाइट वाले है तो हम नीचे कर लेते हैं। अब मेरी हाइट लगभग ये देखिए ये बंद हो गया। अब यहाँ पर अंदर से भाप आती है, स्टीम आती है, और पूरे शरीर के अंदर की पूरी भाप निकलती है, पूरे अंदर बाहर की पूरे त्वचा की सिकाई होती है, और जो हमारे रोमकूप बंद हो गए हैं डेड सेल के माध्यम से वो पूरे खुलते हैं, और चारों तरफ से भाप आती है, और इस तरह से अंदर हाथ पूरे से मसाज होती है पूरी तरह से। तो ये हफ्ते में लगभग 2 बार आपको किसी भी विधि से एक बार पसीना निकालना चाहिए। तो बहुत ही सरल उपाय है और इसको हम कर सकते हैं। क्या बता रहे? अब देखो हमारे आप आए हैं लाइव है, तो हमारे यहाँ के ये पूरे प्रकल्प है, और यहाँ पर हम पेय चिकित्सा देते हैं। विभिन्न प्रकार की तुलसी का काढ़ा, आंवले का काढ़ा है ना, विभिन्न प्रकार के पेय बनाकर हम यहाँ पिलाते हैं। और एक हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में यहाँ पे स्पेशल मालिश की जाती है, एक्यूप्रेशर मसाज बोलते हैं इसको। तो हमारे बॉडी के जो विभिन्न मर्म स्थान है वहां पर स्पेशल मसाज की जाती है यहाँ पे। और ये शिरोधारा होती है। अभी जी कोरोना काल में काफी सारे लोगों को नींद की समस्या हो गई है, तनाव में चले गए, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो यहाँ पर हम उनको शिरोधारा भी कराते हैं। जो 5-5 दिन के शिविर चलते हैं हमारे हर महीने 20 से 25 और 1 से 6 तारीख में। गायत्री परिवार द्वारा संचालित ये सेंटर है। अभी हमारे यहाँ पर देखो ये पुणे से दीदी आए हैं और 15 दिन से यहाँ पर रुके हैं और योग कर रहे हैं। और अभी ये तो VIP थेरेपी चल रही है। जब कॉमन शिविर चलता है तो उसमें 30-35-40 लोग रहते ही रहते हैं। तो आइए हम वापस हमारे गार्डन में आएंगे। यहाँ पे ये ओपन स्पेस है जहाँ पर हम जल नीति, वमन, कुंजल, शंख प्रक्षालन इत्यादि करते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, नीति पॉट और जल नीति पॉट अपने घर पे हमेशा रखिए, है ना। कोरोना काल में तो जल नीति रोज करना चाहिए थी सबको, और कोरोना काल में जल नीति करके हम एक बहुत बड़ा अभियान चला सकते थे। मैंने चलाया और काफी कम, लगभग मैंने 2000 लोगों को जल नीति सिखाई, और ये 2000 लोगों ने जल नीति करके अपने आप को ठीक भी किया और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित भी रखा। लोग सिर्फ हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे, पर नाक के अंदर जहां पर कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा था उसको यदि हम जल नीति के पानी से, नमकीन पानी से रोज धो लेते तो कोरोना का इफेक्ट इतना होता ही नहीं। और एक चीज इसके साथ में, नशे के साथ में और जुड़ जाती, क्या जुड़ जाती कि हम नस से नाक में घी डालते या कोई सरसों का तेल डालते उससे भी ठीक हो जाता। ये जल नीति भी हमको रोज करना चाहिए। आप किसी भी योगाचार्य से या किसी भी योग सेंटर से जल नीति सीख सकते हो। एक और चीज बता रहा मैं, नियमित ये इस तरह का एनिमा पॉट होता है। ये एनिमा पॉट हमको कहीं भी मिल जाता है, किसी सर्जिकल मिल जाएगा, इंदौर में काफी दवा बाजार मिल जाएगा आपको ये। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये नली मिलती है, नली को आप इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पे, और इसमें एक मार्किंग बनी होती है 15, मतलब 1.5 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है, 1500 ml पानी आ जाता है। तो 1500 ml पानी भर दीजिए और इसको आप अपनी बाथरूम में टांग दीजिए। और ये जो इसका अगला हिस्सा होता है, इस तरह का ये छोटा हिस्सा होता है और ये बड़ा हिस्सा होता है। तो इसे देखेंगे कि यहाँ से आगे से पानी निकलेगा, बाहर से पानी निकलेगा। जब उसको भर देंगे और इसका एक कंट्रोलर होता है ऑफ ऑन का, तो इसको बंद कर दीजिए और इसको आप कह दीजिए कि बाथरूम में बैठ कर अपने मल द्वार में इसको आप इंटर कीजिए और इसको आप खोल दीजिए।
सेल्फ एनिमा लेना है, किसी के द्वारा एनिमा लेना, आपने सेल्फ एनिमा आप इजीली ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बहुत सरल तरीका है। जैसे हम कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह को धोते हैं, उसी तरह से हमारा जो आखिरी हिस्सा होता है आंतों का मल द्वार, उसको साफ रखेंगे तो हमेशा पेट साफ रहेगा। आप पानी को भरकर मल द्वार में इसको एंटर कर दीजिए, उसको खोल दीजिए, लगभग 700 से 500 ml, 500 से 1000 ml आप पानी पेट के अंदर डालिए और आपका पेट का जो गंदगी है वो पूरी बाहर निकल जाएगी सेकंड मोशन में। तो मैं यही बताने का मेरा उद्देश्य था। ऐसी बहुत सारी चीजें, एक वमन क्रिया होती है, वमन करने के लिए आप क्या कीजिए, रात में थोड़ा सा लाइट डाइट लीजिए, सूप लीजिए या फिर खजूर का दूध पी लीजिए और एक दिन का रात का उपवास कीजिए और सुबह उठिए और उठने के बाद में क्या कीजिए कि लगभग आधा लीटर अधिकतम 1.5 लीटर पानी धीरे धीरे पी जाइए और पीने के बाद में 2 उंगलियां लीजिए और अंदर घर्षण कीजिए, पूरा पानी बाहर निकाल दीजिए। ये सिंपल सा प्रक्रिया है और वमन करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस वमन करने के बाद में आपको एक काम करना है कि आपको खिचड़ी बनानी है, मूंग के छिलके वाली दाल की और चावल की खिचड़ी, पतली खिचड़ी बनाए, घी डाल के आपको उसको खाना है। तो ये अपर लेवल की सफाई हो जाती है, पेट की पूरी सफाई हो जाती है। और ये सफाई करने के बाद में यदि आप क्या करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो बहुत बहुत लाभ मिलेगा। जो कहा गया है ना कि देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है, सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, सुडौल शरीर की प्राप्ति होती है, चेहरे पे चमक आती है, दमक आती है, मन में उत्साह आता है, उमंग आता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है और शरीर के अंदर जितने भी हमारे आयाम हैं उनका पूरी तरह से विस्तार होता है ना। प्राणायाम होता है, पूरी तरह से विस्तार होता है। और फिर हम आसन करें, प्राणायाम करें और प्राणायाम के बाद में फिर हम धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था को तक प्राप्त कर सकते हैं। पर जो वर्तमान में भ्रांतियां फैली है कि सिर्फ हम आसन कर लेंगे और हम योग कर रहे हैं, तो आप आसन कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे। योग होता है षटकर्म, आसन, प्राणायाम और आगे की यात्रा करें तो धारणा, ध्यान, समाधि। आप कम से कम षटकर्म पर महत्व दीजिए और षटकर्म के साथ में आप प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए। तो बहुत सरल उपाय है, मिट्टी का उपयोग कीजिए, पानी का उपयोग कीजिए। एक बात और विशेष करना चाहूंगा, खासतौर पर जितने भी हमारे योगाचार्य हैं और जितने भी योग करने वाले लोग हैं, यदि आप रात में समोसा लेट नाइट भोजन कर रहे हो 10, 11, 12 बजे, वो भी पेट भर के दबा के भोजन कर रहे हो, होटलों में जाके भोजन कर रहे हो, है ना, तो सुबह उठकर पेट साफ होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग नियमित योग करते हैं या नियमित योग कराते हैं उन सभी से कि आप लगभग 6 बजे भोजन कर लीजिए, शाम को 6 बजे भोजन कर लीजिए, 7 बजे तक भोजन कर लीजिए, ताकि दूसरे दिन पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाए। और भोजन में भी आप एक काम कीजिए कि कम से कम मांस मत खाइए, नॉनवेज मत खाइए और नॉनवेज तली हुई चीज़ें मत खाइए, ज़रा ऑयली चीज़ें मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो योग करने वालों को नहीं खाना चाहिए। और यदि आप सोचें नहीं योग करते रहेंगे और खाते पीते भी रहेंगे और योग करते रहेंगे तो आपको योग का उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा होना चाहिए। जितना फायदा हम लोग बताते हैं या हमारे ऋषिगण बता के गए उतना फायदा नहीं होगा। तो जो लोग नियमित योग करते हैं तो आप बताइए मत आप योग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं ये बताइए। आप लोगों को बोलते हैं हम योग करते हैं, तो योग को आहार के साथ में, दिनचर्या के साथ में, आपको अपनी विचारों के साथ में जरूर जोड़ना पड़ेगा। तो आप योग को षटकर्म के साथ में और आहारचर्या के साथ में और प्राकृतिक चिकित्सा में जोड़ के कर सकते हैं। आप सब लोगों का पुनः पुनः बहुत धन्यवाद कि इस सेशन को आपने देखा। हमने इसके अंदर एक बार रिपीट करते क्या क्या सीखा। हम लोगों ने पेट पे मिट्टी लगाना सीखा, संबाद सीखा, गर्म पानी स्नान करना सीखा, स्टीम बाथ लेना सीखा, एनिमा लेना सीखा, जल नीति के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी। ये जो षटकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर को शुद्ध करने के बाद में योग करें तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मौका मिले तो यहाँ पे आइए, प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए 5 दिन का शिविर लगता है और कम से कम मतलब कॉस्टिंग चार्ज में यहाँ पर योग चिकित्सा कर लेते हैं। जो दूसरे योग केंद्र में आप जहाँ पर आप 50,000 रुपये, 35,000 रुपये, 40,000 रुपये खर्च करते हैं, मात्र यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये में आपका पूरी शरीर की पूरी शुद्धि हो जाती है। 5 दिनों में मात्र 22 प्रकार की चिकित्सा हो जाती है, जिसमें वमन, शंख प्रक्षालन, स्टीम बाथ, सनबाथ, मटपेक, तिल के तेल से मालिश, सरसों के तेल से मालिश, घी से मालिश, शिरोधारा
और विभिन्न प्रकार सब मात्र 5-6 हज़ार रुपये में आपकी पूरी आवास व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था ये संस्था करती है ना। तो आइए हम ऐसे बहुत सारी संस्थाओं मिलकर, बहुत सारे योगाचार्य मिलकर, और मेरा निवेदन है कि आप कोई भी प्राकृतिक चिकित्सालय में आवासीय अपने शिविरार्थी को भेजिए, आपके क्लाइंट को भेजिए, जो होम ट्यूटर है, जो घर पे जाकर योग लोगों को सिखाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, कि हम रोज जाते हैं, रोज करते हैं, और वो लोग भी रोज कर रहे हैं, रोज करते हैं, तो उनको आप आहारचर्या के साथ में जोड़े और किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर ये षटकर्म की पूरी क्रियाएं करवा ले। खास तौर पे पेट साफ और छाती साफ करवाइए और पसीना निकलवाइए, अच्छे से पसीना निकल जाएगा। और 5 दिन का उनको पूरे शरीर की शुद्धि करने के बाद में यदि उसको आप योग सिखाएंगे तो आपका जो योग का जो फायदा है उनको दुगना होगा, समझ लीजिए आप, और दुगना होगा तो आपके ऊपर वो विश्वास करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना समझा। लगभग मैंने 5-10 मिनट ज़्यादा ले लिए के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस मुहिम के माध्यम से अधिकतम लोगों को पहुँचने का प्रयास करे। और मैं ईश्वर से, गायत्री माता से, गौ माता से प्रार्थना करूँगा कि आपका ये अभियान अभी एक छोटे से लोगों तक, एक छोटे से वर्ग तक जा रहा है, आने वाले समय में पूरे देश में फैले, पूरे मध्य प्रदेश में फैले। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।